मैं सुनील आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम विन पर। आइए बात करते हैं आज ग्रामीण परिवेश के बारे में। ग्रामीण परिवेश जैसे सब्जेक्ट लेखपाल का है। लेखपाल यूपी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए, तो उसमें आज चैप्टर 2 देखते हैं, लेखपाल के कार्य एवं विभागीय जानकारी। इसमें उसके अनुभाग वगैरह के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जैसे चकबंदी एवं राजस्व विभाग दोनों के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। तो कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं चकबंदी के बारे में उनको देख लेते हैं। पहले चकबंदी निदेशालय के बारे में। तो चकबंदी निदेशालय की जो स्थापना चकबंदी उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1954 में हुआ था। अब मैंने पहले से हाईलाइट इसलिए कर लिया है ताकि इस चैप्टर में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उन सबको ना पढ़ करके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को देख लिए। ये पूछा, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चकबंदी योजना का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था। तो 1954 में कहाँ से हुआ था, तो मुजफ्फरपुर ज़िले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर ज़िला जो है सुल्तानपुर अमेठी, वहाँ के मुसाफिर खाना तहसील से इसका प्रारंभ हुआ था। अब ये था आपका जो यहाँ पे हुआ था, ये पायलट तौर पे था। फिर जब ये सफल रही तो इसके बाद फिर 1958 से संपूर्ण प्रदेश में पूरी तरह से लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन है तो चकबंदी संचालक आयुक्त, अब कौन सा होता है, किसके अंतर्गत होता है, तो चकबंदी योजना का संचालन जो है चकबंदी संचालक आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया, इनके अधीन होता है। चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्रावधान किया गया है। ये तो था कि कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ और कौन है। अब ये जानकारी यहाँ पे दी गई है कि कितने लोग होते हैं, कौन से पदाधिकारी होते हैं। जैसे जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन है तो जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों की नियुक्ति कार्य सापेक्ष किए जाने का प्रावधान है। अब देखिए, ये चकबंदी से रिलेटेड हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है। जैसे जो एरिया डिवाइडेड होता है कटक के हिसाब से होता है, उसमें प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति की, एक चकबंदी समिति की गठित की जाती है। और जो एक समिति होती है उस समिति में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य हो सकते हैं। आगे बात करते हैं तो चकबंदी जो है चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। अब जैसे चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है, तो चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, जबकि राजस्व लेखपाल ये जो है ये राजस्व लेखपाल है। ये राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन होता है, जिलाधिकारी के अधीन। आगे अगर देखते हैं, अगर चकबंदी की बात करें तो जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है, जबकि राजस्व में सबसे बड़ा अधिकारी डीएम जिलाधिकारी होता है। जैसे राजस्वपाल, जैसे पूछा जाए कि लेखपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जो लेखपाल है ये डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है, डीएम के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लक्ष्य एवं दूरदर्शिता की। इसमें बात की गई है। तो जैसे चकबंदी का उद्देश्य क्या है, इसकी बात की। चकबंदी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चकबंदी अधिनियम 1953 के मुख्य तत्व इनके बारे में बताया गया। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रश्न जो पिछली बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो जमाबंदी आप जानते हैं भू अभिलेख की डिटेल्स होती है उस पर, यानी भू अधिकारों का प्रलेख होता है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, 1945 में पारित किया गया, 1946 से लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए। आगे बात करते हैं लक्ष्य एवं दूरदर्शिता में। तो यहाँ पे बात की जाएगी कि चकबंदी के क्या लक्ष्य होते हैं, क्या निर्धारित किया जाता है।
जैसे जो कि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, इसलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवाड़ पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले बंदोबस्त तथा वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय की अवधि किसी प्रकार के अवैधानिक आदेश तो नहीं पारित किए गए हैं। यानी जैसे पिछली बार जो हुई है वहाँ से अब तक कोई भूमि पर किसी प्रकार की रोक या कोई अवैधानिक आदेश सरकार के द्वारा तो नहीं पारित किए गए हैं। इन सब की बात की गई यहाँ पे। अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जैसे चकबंदी में क्या होता है कि जब कोई चकबंदी की जाती है तो वहाँ पे किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चक रोड तथा नाली निर्दिष्ट की जाती है। यानी जो वहाँ पे चकबंदी की जाती है तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है, जैसे ये रास्ता हो गया तो यहाँ पे लोगों के खेत रहेंगे, इधर भी लोगों के खेत रहेंगे और यहाँ पे फिर से निकाला जाएगा रास्ता और ये खेतों के पास से नाली गुजारी जाती है कि इनको पानी दिया जा सके। आगे बात करें अगर तो इसमें देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधा के लिए क्या करते हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इसमें चकबंदी की भूमि की व्यवस्था तथा सीमांकन सुनिश्चित किया जाता है तथा स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र और खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय आदि के लिए ज़मीन आवंटित की जाती है। और भविष्य में आबादी प्रसार हो उसके लिए भी भूमि होती है तो उसके अनुसार भी भूमि आवंटित की जाती है। यह भूमि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के लिए होती है जो भूमिहीन हो तथा उनके पास आवास ना हो। जो ये इस प्रकार की जो ज़मीन, ये जो भूमिहीन के लिए जो ज़मीन दी जाती है ये बाद में पट्टा की जाती है। आप लोग सुने होंगे पट्टा प्रक्रिया। तो ये ग्राम लेखपाल और ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जाता है। जो भूमि भविष्य के लिए रखी जाती है, जिसको जैसे ग्राम पंचायत की भूमि बोलते हैं, ग्राम सभा की भूमि बोलते हैं, उसको बाद में जो भूमिहीन होते हैं उनको पट्टा करके दे दी जाती है। आगे इसमें भी आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसकी बात करते हैं। खसरा एवं खतौनी कौन तैयार करता है तो जानते हैं आप लोग, लेखपाल तैयार करता है। यहाँ पे स्टार लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे कानूनगो और लेखपाल दोनों एक में दिए हैं, तो लेखपाल और पटवारी एक ही होते हैं। पहले नाम पटवारी था, यहाँ पे सही आंसर पटवारी हो जाएगा। पहले नाम पटवारी था, बाद में इसको लेखपाल नाम कर दिया गया कल्याण सिंह के द्वारा, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किया गया था। फिर भूमि की पैमाइश नाप में कौन सा विभाग कार्य करता है। अब भूमि की पैमाइश के लिए कौन सा, शिक्षा विभाग नहीं, चिकित्सा विभाग नहीं, भू प्रबंधन नहीं, राजस्व विभाग करता है। राजस्व विभाग के अंतर्गत ही दोनों कार्य आते हैं, जैसे चकबंदी लेखपाल और लेखपाल। और बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है, तो ये लगान कहलाता है। अमीन आते हैं, गांव वगैरह में अमीन तहसीलें आते हैं लगान इकट्ठा करने। जमाबंदी तैयार की जाती है, जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। देखिए यहाँ पे दिया है, जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार से है जो भूमि के अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्ड्स का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी यानी लेखपाल के पास रहती है। आगे बात करते हैं तो चकबंदी के लिए कुछ प्रतिबंधित किया गया, जैसे अगर किसी गांव में धारा 52 प्रकाशित की गई यानी लगाई गई है तो वहाँ 20 वर्ष के बाद ही दोबारा चकबंदी हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में ये 10 वर्ष भी हो सकता है। और क्या है कि ग्राम के कुल क्षेत्रफल का 40% कृषि योग्य होना चाहिए। जो कृषि योग्य भूमि है मतलब गांव की जो भूमि है उसका कम से कम 40% कृषि योग्य होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके विभागीय जानकारी से, लेखपाल की विभागीय जानकारी से इसको देखते हैं। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क यानी स्टाम्प शुल्क जो होता है वो किस पर लगता है, वो किस पे लगता है, तो ये वैसे लगाया जाता है जो मार्केट रेट होता है
जो ज़मीन है उसकी मार्केट रेट पर लगाया जाता है। तो भूमि के आकार के आधार पर नहीं, आकार के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि उसमें आकार आप कम ले रहे हो तो कम रेट पड़ेगा, लेकिन जो निश्चित किया जाता है कि कितना पड़ेगा वो होता है मार्केट रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया है, स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, यानी इसमें से आंसर कोई नहीं था। आगे बात करते हैं, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? इसको सर्वेक्षण कहते हैं, इसको सर्वेक्षण कहा जाता है। सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनकी सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही ज्ञान कराया जा सके। आगे क्वेश्चन है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो सर्वोत्तम विधि प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा, नहीं जरीब के द्वारा होती है। मतलब खेत कैसे नापा जाता है? जरीब के द्वारा। अब ये बताया गया कि यूपी में जो उत्तर पश्चिम सीमांत है, यूपी जो हिस्सा है वो ये पहले उत्तर पश्चिम सीमांत बोलते थे। यहाँ पे प्राचीन समय से जंजीर का यूज होता था, इसको जरीब कहते थे। एक जरीब जो होती है वो 55 गज की होती है, यानी 20 नॉट के बराबर होती है। और एक जरीब के वर्ग को बीघा, एक बीघा कहते हैं। आगे बात करते हैं, तो ये चकबंदी के बारे में ज़्यादा दिया गया है, इसको नहीं देखते हैं। अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट है राजस्व विभाग से। राजस्व विभाग बात करते हैं राजस्व विभाग में। तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। मतलब 5 विभाग आते हैं, 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। कौन से? राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, उसके बाद निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश, ये निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश एक पद का है। फिर प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। अब हमें जो देखना है वो हमें देखना है मेन राजस्व परिषद के बारे में। अब ये सभी जो विभागाध्यक्ष कहाँ, ये सभी विभाग कहाँ हैं? सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में बैठते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान की अगर बात करें, अभी जो मुख्यमंत्री होता है वो राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभालता है। तो अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो संभाल रहे हैं। आगे बात करते हैं राजस्व परिषद के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में राजस्व जो है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। अब मालगुजारी से संबंधित सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद। राजस्व परिषद जो है राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अब राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 इलाहाबाद में की गई थी। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज। राजस्व परिषद जो है राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। ठीक है, राजस्व संबंधी कोई वाद होता है तो शीर्ष न्यायालय कौन सा है? राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राजस्व परिषद को कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक प्रशासनिक, दूसरा न्यायिक। तो प्रशासनिक का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है, और जो न्यायिक है इसका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। आगे बात करते हैं प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त क्या क्या आता है। जैसे प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं? बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव करना, मालगुजारी, अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। जबकि न्यायिक कार्यों में अपीलीय, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 और 1948 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद। वही जैसे बताया ना, प्रशासनिक को इलाहाबाद, प्रशासनिक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में, जबकि न्यायिक का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में। वर्तमान में राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष और 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके राजस्व परिषद के कितने अध्यक्ष? 1 अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। यानी प्रशासनिक लखनऊ जो है वहाँ पे 2 सदस्य होंगे
और न्यायिक सदस्य यानी इलाहाबाद में जो इसकी शाखा है वहाँ पे 7 सदस्य होंगे। आगे बात करते हैं कि इसके अनुभाग के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ चीज़ें दी हैं। जैसे राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। अब सबसे ऊपर कौन है? राजस्व परिषद के अंतर्गत सबसे ऊपर मंडलायुक्त, मंडल जैसे होता है। राज्य हो गया, राज्य पे क्या है? राजस्व परिषद। राज्य पे है राजस्व परिषद, उससे नीचे मंडल, उससे नीचे जिला, तो जिला पे कौन होगा? डीएम। फिर उससे नीचे एडीएम होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे होगा, तहसीलदार वगैरह। इस तरह से क्रम हायरार्की चलती है। तो राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त को सहयोग देने के लिए अपर मंडलायुक्त होते हैं। जिलाधिकारी के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी आते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। सबसे छोटा अधिकारी जो होता है वो लेखपाल होता है। राजस्व परिषद का सबसे छोटा अधिकारी लेखपाल होता है। राजस्व परिषद के अधीन सर्वेक्षण और अभिलेख क्रियाएं होती हैं। यह कार्य जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्ववादों का निस्तारण करते हैं। राजस्ववाद का न्यायिक सदस्य करते हैं। और प्रशासनिक जो होते हैं प्रशासनिक सदस्य, इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत राजस्ववादों का निस्तारण किया जाता है। कहाँ पे? यानी राजस्व परिषद में। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व के अंतर्गत राजस्ववादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये अब बात करते हैं राजस्व परिषद के अनुभाग और प्रकोष्ठ यानी अनुभाग के बारे में। कितने अनुभाग हैं? 19 अनुभाग। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं, तो 19 अनुभाग हैं। कुछ अनुभाग की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे विशेषता। अब जैसे अनुभाग 1 है और राजस्व परिषद प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। बात करते हैं अनुभाग 1 की। तो अनुभाग 1 में इसके द्वारा क्या किया जाता है? राजस्व ग्रामों का सृजन किया जाता है। यानी जो ग्राम निर्धारित होते हैं राजस्व ग्राम, वो अनुभाग 1 के द्वारा किया जाता है। और जमींदारी उन्मूलन का कार्य जो है वो राजस्व अनुभाग 1 का ही है। यानी जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। और फिर क्या है? भूमि व्यवस्था लागू करने का काम जो है राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं अनुभाग 2 की। तो अनुभाग 2 में ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। वृक्षारोपण का कार्य अनुभाग 2 द्वारा किया जाता है। कोई भूमि है जैसे ऊसर है, बंजर इस और अतिरिक्त पड़ी भूमि है, इसके आवंटन संबंधी कार्य अनुभाग 2 द्वारा किए जाते हैं। आगे जैसे ग्राम सभा में कोई बाजार लगती है, कोई मेले होते हैं, तालाब हैं, इनसे कोई आय व्यय हो रहा है, व्यय यानी उसके सुधार हेतु खर्चा, और आय वहाँ से कोई इनकम हो रही, तो वो भी अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। आगे जैसे ग्राम सभा की जो ज़मीन है, भूमि आवंटित होती है, उस पर कब्जा दिलाने संबंधित जो शिकायतें होती हैं वो भी अनुभाग 2 के अंतर्गत आती हैं। और जो भूमि प्रबंधक समितियां बनती हैं उनका नियंत्रण भी अनुभाग 2 के अधीन होता है। राजस्व अनुभाग 3 ये होता है राजस्व सचिव के बारे में बताता है। राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभाग जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। यानी राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य कौन करता है? राजस्व अनुभाग 3। अब राजस्व अनुभाग 4 की बात करते हैं। तो अनुभाग 4 जो है वो राजस्व परिषद एवं जिलों में भू अभिलेखों के शुद्धिकरण, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण आदि का कार्य करता है। अब जैसा इस समय खसरा ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उसको ये सब कार्य किसके अंतर्गत किए गए? अनुभाग 4 के अंतर्गत हुए हैं।
इस अनुभाग में मंडल, जिला तथा तहसील कार्यालयों से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जो अनुभाग 4 है, इसके अंतर्गत अनुभाग राजस्व अनुभाग 4 में IAS तथा PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। यानी IAS PCS जो अधिकारी हैं, इनके सृजन का कार्य कौन करता है? अनुभाग राजस्व अनुभाग 4। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषयक कार्य जो होते हैं, ये भी अनुभाग 4 द्वारा किए जाते हैं। और वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी अनुभाग 4 का है। आगे बात करेंगे अनुभाग 5 की। तो अनुभाग 5 में जैसे कोई नया मंडल बनाना है या नया जिला बनाना है या तहसील का गठन करना है, इनसे संबंधित जो कार्य हैं वो अनुभाग 5 देखता है। यानी मंडल, जनपद और तहसीलों के गठन संबंधित कार्य, सृजन संबंधित कार्य अनुभाग 5 करता है। और इनकी जो भवनों का निर्माण होता है, यानी मंडल, जिला, तहसील के भवनों का निर्माण है, तो भूमि का अर्जन अनुभाग 5 द्वारा ही किया जाता है। और विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य अनुभाग 5 द्वारा किया जाता है। यानी कोई सरकारी प्रयोजन होना है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्डिंग बननी है किसी विभाग की, तो वहाँ पे अगर भूमि देनी है तो राजस्व विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात करते हैं, कोई कब्जा हटवाना है, अनाधिकृत कब्जा है किसी का, तो वो भी अनुभाग 5 के द्वारा ही कार्य देखा जाता है। और कोई सीमा विवाद है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, यानी राज्यों के बीच या किसी अंतर्राष्ट्रीय किसी अन्य देश के साथ, तो वो भी अनुभाग 5 के द्वारा ही देखा जाता है। यदि अंतर प्रांतीय यानी राज्यों के बीच सीमा विवाद और अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद जो है अनुभाग 5 के अधीन आता है। तहसील और ग्रामों में भी जो सीमा विवाद होता है वो भी राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत ही देखा जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो मैप बनाए जाते हैं उनको जो अंतिम प्रमाणीकरण दिया जाता है वो भी अनुभाग 5 के द्वारा ही दिया जाता है। यानी राजस्व विभाग अनुभाग प्रमाणीकरण देता है, तो अनुभाग 5 में इसके बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुभाग 6 के बारे में। तो राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन जो किया जाता है वो अनुभाग 6 के द्वारा किया जाता है। और कार्यों का भी जो सदस्य हैं, राजस्व परिषद के सदस्य हैं, इनके कार्यों का विभाजन जो किया जाता है वो भी अनुभाग 6 के द्वारा ही किया जाएगा। अनुभाग 6 जो होता है विस्थापितों की सहायता हेतु पुनर्वास का कार्य करता है। जैसे कहीं की भूमि कहीं उसमें सरकारी प्रयोजन में जानी है, तो वहाँ से जो लोग रहते हैं उनको हटा करके कहीं दूसरी जगह निवासित करना है, पुनर्वास देना है, तो उसका कार्य अनुभाग 6 देखता है। आगे बात करते हैं अनुभाग 7 की। तो राजस्व नहर देय, तकाबी देय तथा अन्य सरकारी देय की वसूली जो होती है ये अनुभाग 7 करता है। यानी वसूली भाई कौन है? अनुभाग 7। यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाया भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। वसूली भाई याद रखिएगा, वसूली भाई अनुभाग 7 है। अब 8 की बात करें तो अनुभाग 8 जो होता है चकबंदी संबंधी कार्य किए जाते हैं। सिंपल सा याद रखना, अनुभव चकबंदी संबंधी कार्य किस अनुभाग के द्वारा? तो अनुभाग 8 के द्वारा किए जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुभाग 9 की। तो यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनमें संशोधन संबंधी कार्य किए जाते हैं। यानी जो राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी प्राधिकारी हैं उनकी जो कार्य और सेवा नियमावली है उसका कार्य कौन देखता है? अनुभाग 9। और खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज, बंटवारा संबंधी जो कार्य होते हैं वो भी अनुभाग 9 के द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं। यानी कोई अगर शिकायत जाती है राजस्व विभाग के पास किसी बंटवारे वगैरह को लेकर के, तो वो अनुभाग 9 के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। अब अनुभाग 10 की बात करें तो यहाँ पे आपदाओं से संबंधित जानकारी की बात होती है। जैसे
कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी जो जानकारी होगी, शिकायत होगी, वो अनुभाग 10 के तहत वहाँ पे दर्ज की जाती है। जरिया है कि यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने हेतु उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। यानी अब कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पे जो सहायता अनुदान दिया जाता है उसके लिए जो डीएम को धन आवंटित करता है, ये अनुभाग 10 ही करता है। यानी अनुभाग 10 के अनुसार किया जाता है। और अनुभाग 10 जो है ये जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की जो माफ़ी या स्थगन का कार्य अनुभाग 10 ही करता है। जैसे कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वहाँ से लगान लेना है या माफ़ नहीं लेना है, यानी माफ़ करना है या फिर आगे बढ़ाना है, इससे संबंधित जानकारी जो है अनुभाग 10 में मिलती है। अनुभाग जो होता है खर्च सरकार, अनुभाग 10 जो है, अनुभाग 10 ये सरकारी खर्चों में मितव्यता यानी कम खर्च हो इसका कार्य करता है। आगे अनुभाग 10 जो है यह भी प्राकृतिक आपदाओं से ही संबंधित है। अनुभाग 11 जो है ये भी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। जैसे यह अनुभाग है बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है, मतलब कहाँ कहाँ बाढ़ आई थी, क्या नुकसान हुआ था। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है। अनुभाग 11 जो है, अनुभाग 11 मौसम और कृषि की दशा से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट संलग्न तथा प्रकाशन का कार्य करता है। आगे क्या काम है अनुभाग 11 के? अनुभाग 11 जो है भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है। अनुभाग 11 कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है और कहीं पे कोई दुर्घटना होती है, जैसे अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति की सूचनाएं तथा तद विषयक सामान्य निर्देश तैयार करता है। आगे बात करते हैं अनुभाग 12 की। तो इसमें क्या है, अधिकतम जोत सीमा का जो निर्धारण होता है वो किया जाता है। यानी अनुभाग 12 जो है, अनुभाग 12 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन एवं अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता है। यानी उद्योग से संबंधित कौन सा अनुभाग है? तो अनुभाग 12। जोत सीमा निर्धारण संबंधी अनुभाग 12। 20 सूत्री कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे, उसका जो कार्य है 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य कौन करता है? ये भी अनुभाग 12 के द्वारा होता है। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्य कौन करता है? अनुभाग 12। यानी अनुभाग 12 दो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, परिवार नियोजन संबंधित कार्य अनुभाग 12 के द्वारा और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ये भी अनुभाग 12 द्वारा ही कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और उद्योग संबंधित जो उच्च स्तरीय समितियां संबंधी कार्य होते हैं ये भी अनुभाग 12 के द्वारा ही होता है। आगे अनुभाग 12 जो है वार्षिक कार्य योजना का समन्वय करता है और न्यायिक वाद जो होते हैं उनका समन्वय कार्य अनुभाग 12 ही करता है। अनुभाग 13 की बात करें तो इसके अंतर्गत भूमि अध्यापित अधिनियम से संबंधित समस्त कार्य किए जाते हैं। और अनुभाग जो है अनुभाग 13 ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, 1962, 1965 एंड 1972 के संचालन का कार्य करता है। अनुभाग 13 जो है ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के संचालन का कार्य करता है। आगे अनुभाग 14 की बात करें तो अनुभाग जो 14 है ये सर्वेक्षण एवं विलेख संबंधी क्रियाएं करता है। और अनुभाग 14 जो है अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में जो है इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। और भूदान तथा ग्रामदान संबंधी कार्य ये भी अनुभाग 14 द्वारा किए जाते हैं। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण कार्य भी अनुभाग 14 के द्वारा ही किया जाता है। नामांतरण यानी दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो होती है तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करवाता है कौन? अनुभाग 14। यानी कोई दाखिल खारिज हुआ है तो उसकी रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास प्रस्तुत होनी चाहिए, ऐसा अनुभाग 14 का प्रावधान है।
तो ये थे अनुभाग। अब आगे बात होती है इसमें तहसीलदार के तहसीलदार वगैरह के कार्य, सभी के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे डिटेल्स से यहाँ पे दिया गया है कि जिला अधिकारी जो होते हैं जिले और मंडलायुक्त के शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तथा डीएम जो होते हैं वो जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इधर कि राजा टोडरमल भू लेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। ये देखिए, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान एवं सर्वेक्षण संस्थान, ये हरदोई में स्थित है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। ये इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थित है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे इसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें देखेंगे जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन जो होता है उसके बारे में, और जो ये हायरार्की है जिला प्रशासन संरचना किस प्रकार है इसके बारे में, और राजस्व न्यायालय वगैरह के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। इसी में बात करेंगे हम जो ये दिनचर्या भाई यानी जो लेखपाल होता है उस क्या क्या तैयार करता है, किसान भाई, खेवड़, दाखिल खारिज, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।